जब कोई टेस्ट पेपर देने बैठते हैं या किसी ग्रुप में बैठते हैं, तो जब भी कोई नई सामग्री हमारे सामने आती, नया प्रश्न जब सामने आता है, तब हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं कि मैंने पढ़ा था वो आया ही नहीं, ये पता नहीं नई चीज़ें कहाँ से आ गई, पता नहीं मेरे मटेरियल से। फिर अविश्वास हो जाता है हमारी सामग्री पे, हमारे को क्या हमारी सामग्री से सवाल आएंगे कि नहीं आएंगे, और उस अविश्वास के साथ हम अच्छे से पढ़ नहीं पाते। ये आम समस्या विद्यार्थियों के साथ में। देखो विद्यार्थियों, जब हम किसी से तुलना करते हैं कि वो इतने घंटे पढ़ता है, मेरे इतने घंटे हो नहीं पाते हैं, उसने इतनी बड़ी बड़ी किताबें पढ़ रखी है, उसके साथ ये है वो है, ऐसी कभी किसी के साथ तुलना मत करिए आप। क्योंकि आप एक पैरामीटर देख रहे हैं, घंटे वाला। हर व्यक्ति की याद करने की क्षमता अलग होती है, हर व्यक्ति का पढ़ने का तरीका अलग होता है, हर व्यक्ति की समझने की शैली अलग होती है, हर व्यक्ति का अपने आप में गैस पावर अलग होता है, हर व्यक्ति का पेपर अटेंड करने का तरीका अलग होता है, हर व्यक्ति का एक प्रकार से याद करने का तरीका अलग होता है, हर व्यक्ति की बैठने की क्षमता अलग अलग होती है, हर व्यक्ति का पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है। तो ये सारी भिन्नताएं होती है। हम क्या करते हैं, किसी एक एंगल से तुलना कर लेते हैं कि उसके पास किताब ज्यादा है, या वो ज्यादा घंटे पढ़ लेता है, या उसने कई सालों से तैयारी की है। ये सारी चीजें गौण हो जाती है। आपको इन चीजों से अगर आप तुलनाएं करोगे, आप एक एंगल से तुलना करोगे, तो बाकी एंगल छोड़ के अगर आप एक एंगल से तुलना करोगे, तो निश्चित रूप से हम कहते हैं ना कि पराई थाली में घी ज्यादा एकता है, दूर के ढोल हमेशा सुहावने नजर आते हैं। तो वो दूसरी चीजें हमें अच्छी ज्यादा लगेगी, वो चीजें हमें ज्यादा आकर्षित करेगी, और हम उन चीजों से आकर्षित होकर डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे रास्ते से, और अपन पढ़ नहीं पाते। इसलिए किसी से भी कोई तुलना ना करें, और अगर किसी कोई अगर नई सामग्री आती है तो उसको याद कर लो। और आप एक और चीज बता देता हूं कि हर विषय अनंत है, चाहे इतिहास हो, चाहे भूगोल हो, चाहे मनोविज्ञान हो, कोई भी विषय हो, अनंत है। आप कभी पूरा विषय तैयार नहीं कर सकते। लोगों की जिंदगी खप जाती है एक टॉपिक तैयार करने में, एक टॉपिक के ऊपर पीएचडी करते हैं। ये साइंटिस्ट जितने भी है, एक एक टॉपिक को लेकर पूरी जिंदगी उनकी बीत गई। लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं की एक सीमा है, उससे ज्यादा प्रश्न लेवल पे नहीं जाते। अब आजकल हर भर्ती परीक्षा में 10-10, 12-12 सब्जेक्ट है सिलेबस में। अब 12-12 सब्जेक्ट कोई भी विद्यार्थी कंप्लीट कर ही नहीं सकता। ये जितने भी टीचर पढ़ा रहे हैं, आप उनको भी अगर आप अपनी तरफ से सवाल पूछ लो, उत्तर नहीं बता पाएंगे। मैं गारंटी के दावे के साथ कह सकता हूं, आप एक सीधा सा रैंडम प्रश्न कर लेना, कहेगा 10 मिनट बाद में उत्तर देता हूं। हमारे साथ भी होता है ऐसा। जब भी कोई प्रश्न आता है तो हमें भी सोचना पड़ता, पता नहीं क्या उत्तर है इसका, देख के बताना पड़ता है। तो ऐसा कोई आपको लगता होगा कि शिक्षकों को वगैरह को सबको सब कुछ आता है, किसी को नहीं आता ये सब। एक विषय अनंत होता है। तो आपको ये कभी तनाव नहीं लेना है कि मुझे आता नहीं है, नया कोई सवाल आ गया और हम डर गए। ये डरने की जरूरत नहीं है। ये जितने भी सफल लोग आप देख रहे हो, इनको भी सारे नहीं आते। ये भी परीक्षाओं में 65% लाके ही पास हुए। कई बार क्या होता है, शिक्षकों में प्रतिस्पर्धा होती है, एक दूसरे में अपनी छवि महान बनाने के चक्कर में भी कई बार इतना कठिनता के लेवल पे टीचर चले जाते हैं, सब्जेक्ट के ऐसे ऐसे प्रश्न दे दे विद्यार्थी मारा जाता है। तो फिर होता क्या है, एक वो मारवाड़ी में कहावत है, बिल्ली का खेल हो रहा है और चूहे का जो है वो घर टूट रहा है। क्योंकि बिल्ली खेलती है बिल्लों के ऊपर, तो चूहे के घर टूट जाते हैं। तो फिर क्या होता है, कई बार टीचर्स जो है वो भी सब्जेक्ट ही अथाह गहराई में चले जाते हैं। तो फिर होता ये कि हम वापस तनाव में आ जाते हैं, यार इतना तो हमने पढ़ा ही नहीं। हमें ये लगता है कि सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है। कई बार प्रोफेशनलिज्म भी बीच में आ जाता है। कई बार गाइड वगैरह में अनावश्यक चीजें होती है, वो देख के हम डर जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि बोर्ड की किताबें हैं, एनसीईआरटी की किताबें हैं, इनको बेस बना के तैयारी कर लो, परीक्षाएं इतने से हो जाती है। बाकी सारी चीजें दिखाने की, विद्यार्थियों जितने भी ट्यूटर वगैरह सारे हैं, ये दिखाने की किताबें अलग होती है, पढ़ने की किताबें अलग होती है। ये चीजें मैंने बहुत अच्छे से देखी है। लोग जो दिखाते हैं मैंने इतनी पढ़ा, ऐसा नहीं होता। दिखाने का अलग है, पढ़ने के लिए 2-4 किताबें होती है। तो आपको इन चीजों में बिल्कुल तनाव नहीं लेना। आप जब पेपर देखोगे, आगे अभी रीट के एग्जाम्स है, फर्स्ट ग्रेड के कॉलेज के एग्जाम है, आप पेपर देखना, आप देखोगे उसमें पाओगे कि अरे तो कुछ था ही नहीं। आप यूं ही इतने तनाव में रहे, आप फालतू के ही एक प्रकार से डिप्रेशन में चले गए। वो सिर्फ इस कारण चले गए कि आपने कहीं से भी थोड़ा कठिन सवाल देख लिया। लोग जनरली, एक ह्यूमन प्रवृत्ति होती है, हम क्या करते हैं, हम ऐसा प्रश्न बनाते हैं जो हमें नहीं आता है। ये मानवीय प्रवृत्ति। मैं अगर आपको कहूंगा कि आप मुझे कुछ सवाल पूछो, तो आप वही पूछोगे ना जो आपको नहीं आता। तो फिर
प्रश्न जनरली वही पूछे जाते जो उसको खुद को नहीं आते। तो जो ऐसे प्रश्न कितने होते परीक्षा में? 5%। ऐसे 5% कठिन सवालों के चक्कर में हम हमारी 95% की तैयारी बिगाड़ देते हैं। इसलिए मैं कई बार कहता हूं सोशल मीडिया के इन प्रश्नों से वगैरह से दूर रहें। क्यों? ये लोग क्या करते हैं, ये ऐसे कठिन सवाल देके उस विषय के प्रति एक ऐसा भय पैदा करते हैं कि आप उनके पास जाओ। आप विद्यार्थी वर्ग उसको समझ नहीं पा रहा है। अगर आपको सब्जेक्ट गहराई में जाना तो आप जाइए, आप स्टेप टू स्टेप जाइए, धीरे 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 आप पढ़ते जाओगे तो धीरे धीरे अपने आप गहराई आएगी। लेकिन आप अगर चाहते हो कि मैं एक ही दिन में गहराई, तो वो नहीं हो पाएगा। परीक्षाएं पास करने के लिए आराम से 12वीं तक की जो किताबें होती है उसको बेस बना के अगर ढंग से तैयारी की जाए, जैसे 12वीं तक का जो मैटर है उसमें 2-4 बातें और एक्स्ट्रा पढ़ी जाए, जैसे अक्षांश देशांतर रेखाएं 12वीं में है, 11वीं 12वीं में है कहीं पे, वहां 5 विशेषताएं, तो आप थोड़ी 2-3 और विशेषता याद कर लो। बस यहां तक ही एग्जाम्स में पूछा जाता है, इससे ज्यादा नहीं पूछे जाते। तो आप ऐसे सोशल मीडिया पे ऐसे अजीबोगरीब सवाल आते हैं, उनसे डरे नहीं, क्योंकि ये लोग, कई लोग प्रतिष्ठा के लिए सवाल देते हैं, कई लोग अपनी दूसरी टीचर्स की प्रतिस्पर्धा के कारण टफनेस बढ़ती जाती है। ये बगाड़ दिया सारा कुछ इस सोशल मीडिया, यूट्यूब वगैरह ने। आप पुराने पेपर जब देखोगे तो आपको एहसास होगा कि नहीं यार, इतना तो कुछ नहीं जितना आजकल ये चल रहा है, कठिनता, यूजलेस प्रश्न वगैरह चलते रहते हैं। आजकल मैं कई बार यूट्यूब वगैरह पे देखता हूँ, बच्चे प्रश्न पूछते हैं, तब हमें भी लगता है पता नहीं कहाँ से आते हैं। अब एक आजकल जिला दर्शन नया चल रहा है। अब मैंने बाड़मेर जिला दर्शन एक बार किसी बच्चे ने, तो बाड़मेर में ऐसे ऐसे किले बता दिए जो बाड़मेर में है ही नहीं। तो क्या होता है, अपनी कुछ रेपुटेशन बनाने के चक्कर में इतना कुछ दे देते हैं कि बच्चा भ्रमित हो जाता है। बच्चे को लगता है कि पता नहीं कितना कुछ पढ़ा है पढ़ने के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं, ये चीज हमें भी नहीं आती। हम परीक्षा हम भी पास कर चुके हैं, आप कहो तो और भी कर लें हम। ऐसा कुछ भी नहीं है। कंटेंट अच्छा याद रखो, बढ़िया चीजें याद रखो। फालतू चीजें अगर याद करोगे तो ये तो सागर है, इसमें कितना कुछ याद करोगे, इसकी कोई सीमाएं नहीं, अनंत है ये। इसलिए पुराने पेपर्स को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इतना कुछ नहीं है जितना इन्होंने माहौल सभी ने बना रखा है। डरने की कोई जरूरत नहीं है। 12वीं तक की किताबों को बेस बनाइए और सामान्य एक किताब, हर सब्जेक्ट की बढ़िया किताब रखिए और उसको बढ़िया तैयार कर लीजिए। जैसे पॉलिटी है तो लक्ष्मीकांत है या वाणी प्रकाशन की एक किताब आती है, उससे सवाल बाहर नहीं जाता, वो तैयार कर लो, बाकी लाने की कोई जरूरत नहीं। ज्योग्राफी की कोई एक आधी किताब ले लो 11वीं 12वीं तक की, और एक किताब ऑथेंटिक। तो 12वीं तक की किताबें प्लस हर सब्जेक्ट की एक एक ऑथेंटिक किताब रख लो। इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये भी मैं बहुत ज्यादा बता रहा हूं, इनमें से परीक्षाएं हो जाती है, बाकी सारी चीजें कुछ भी नहीं है। और मैं हर परीक्षा में, अगर आप इस 12वीं तक को बेस बनाते हो और एक एक किताब हर पार्ट की ऑथेंटिक लेके आ जाते हो, तो ये 15-20 किताबें हो जाएगी। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि कोई भी परीक्षा में 90% सवाल उन्हीं किताबों से आ जाते हैं, और मेरिट किसी की भी 70-80% से 70% से ज्यादा नहीं रहती। तो आपको ऐसे डरना नहीं है। बस वो ऑथेंटिक बुक्स प्लस 12वीं तक की बेस बना दो, कोई भी बना दो बेस, 12वीं तक की एनसीईआरटी, ओल्ड न्यू कोई भी। तो वहां से उस ऑथेंटिक तक अगर आप इतना कर लोगे तो आप किसी भी एग्जाम में अच्छी रैंक के साथ चयनित हो सकते हो। बाकी अगर इन कठिन प्रश्नों के भंवर में आप फंस गए, आपको लगने लग गया कि पता नहीं कितना और बाकी पड़ा है, तो मैं हकीकत बता रहा हूँ, ये जब ऐसे सवाल हम देखते हैं ना आजकल यूट्यूब वगैरह पे, सोशल मीडिया पे सवाल हमारे सामने बच्चे स्क्रीनशॉट करके भेज देते हैं, सर इसका उत्तर बताओ। हकीकत बताता हूँ, दिन में अगर 10 सवाल आते हैं तो 7-8 ऐसे होते हैं जिसके उत्तर हमें आते नहीं है ना, हमने कभी ऐसे सवाल देखे, फिर हम उत्तर बताने की स्थिति में नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये ऐसे यूजलेस प्रश्न पता नहीं कितने ही हैं, कौन कौन सी चीज याद करें, याद करने की एक क्षमता होती है। इसलिए आप जो है अपने मटेरियल पे विश्वास रखें। ऐसे ही वर्चुअल दुनिया के जो कठिन सवाल आते हैं, इनमें बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। ये परीक्षा के सिलेक्शन के लिए सवाल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ विद्यार्थियों को भ्रमित करने के लिए और डराने के लिए सवाल बनाए जाते हैं। अब इनके पीछे की कहानी नहीं पता आपको, इसलिए कहता हूं कि इन चीजों को समझिए, पढ़िए और आप बढ़िया तरीके से अपना काम जारी रखिए और इस प्रकार की चीजों से ना फंसे। आपको तब जाके धीरे धीरे आप किताबों पे विश्वास कीजिए, तभी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सोशल मीडिया के सवालों से वगैरह से कुछ भी नहीं होता। मैं मानता हूँ हार्ड टेस्ट दीजिए, कोई टेस्ट हार्ड है तो दे दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन उसका आपकी साइकोलॉजी पर इफेक्ट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पता नहीं ये सवाल इतना कठिन कहाँ से आ गया। सब्जेक्ट का कोई सीमा नहीं है, आपकी परीक्षा की एक सीमा है, तो उस सीमा को समझिए और आप है वो मेहनत करते जाइए। बाकी इन चीज़ों में आपको प्रभावित होने की जरूरत नहीं है, ये चीज़ें आपको निश्चित रूप से असफल करेगी।
इसलिए कहता हूं कि अपनी किताबों में विश्वास रखिए, आपके पास जो सामग्री है उसको बढ़िया तरीके से पढ़िए, किसी से तुलना ना कीजिए, और इस प्रकार के अजीबोगरीब सवालों से, इस प्रकार से कठिन हार्ड डीप सवालों से बचिए। ये सवाल सिलेक्शन के लिए नहीं होते, ये सवाल सिर्फ और सिर्फ बच्चों को भ्रमित करने के लिए होते हैं, बच्चों को डराने के लिए होते हैं, इससे कईयों को फायदा भी होता है। तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि मैंने कई सारी परीक्षाएं पास की है, इसलिए मैं आपको कहता हूं कि इनमें से अधिकांश सवाल हमें भी नहीं आते, तो इसका मतलब हम कैसे पास हो गए फिर, और अच्छी रैंक के साथ हम हो गए। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, जो मटेरियल है उसको बढ़िया पढ़िए। धन्यवाद। हमारे साथ एक बारट जी थे जो अभी भी है, अभी दोस्त है। तो क्या हुआ कि बाड़मेर में हम साथ थे, पुलिस लाइन में हमारा क्वार्टर लिया हुआ था, तैयारी कर रहे थे एसएससी सीजीएल की, ग्रेजुएशन लेवल की। बाड़मेर में उस समय गणित में विजय सिंह जी गणित पढ़ाते थे, और कोचिंग ज्वाइन करी, ऐसे ही कोई एलडीसी पटवारी का कोई बैच चल रहा था। खुद ग्राम सेवक लगे हुए, कोचिंग क्यों जा रहे थे, अपने गुरुदेव गणित सीखनी है। अब बैच किसका है मुझे क्या मतलब, गणित तो वही है, थोड़ा एडवांस हम तैयार कर लेंगे, सर करवा रहे हैं, जा रहा हूं। 3-4 महीने गणित सीख के आगे उस बैच में बैठे जिसकी नौकरी वो कर रहे हैं। मैं दिल्ली गया था 2009 के अंदर, तो एक आईएएस के अंदर डेमो लेने के लिए गया। ये डेमो सबसे मुझे बड़ी नफरत है, डेमो का मतलब था प्रदर्शन करना। अब यहाँ कोई प्रदर्शन करने वाला नहीं है वैसे। सी अंता आईएएस के अंदर मैं गया था, एक क्लास थी, मैं देख के आता, नया नया गया था बाड़मेर कॉलेज से, तो पीछे जाके बैठा, क्योंकि हम जनरली बड़े शहरों में जाते हैं ना तो एडजस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि बड़े शहरों के लोगों के कपड़े वगैरह स्टाइल, अपना तो क्या है, तो बाल बदेड़ा भैया बदेड़ा, तेल लागड़ो हरियो माथे आगड़ो चमके जबरदस्त तरीके में, चप्पल फाटोड़ा पेंट रो शर्ट रो कोई कॉम्बिनेशन कौन हैंग मामलो, मतलब बिल्कुल गड़बड़ जो बोलने रो ढंग कौन। अपन क्या बड़े शहरों में जब जाते हैं ना तो थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं होते हैं दूसरे लोगों के साथ, अपने जैसा ही कोई मिलेगा तो और क्या हाल है। लेकिन जैसे ही महानगरों का, गांव से शहर आते हैं तो बाड़मेर का भी एकदम से नहीं जचता, लेकिन बाड़मेर से दिल्ली जाओगे तो फिर कहां से जचेगा, सीधी सी बात है। लाइफ स्टाइल दोनों की अलग है। हम गए और पीछे जाके बैठ गए, और ऐसी स्थिति में आदमी पीछे ही बैठता है, आगे नहीं बैठता, कई थे खड़ो करेंगे ठीक है। पीछे जाके बैठ गया। तो वहां पे क्या हुआ कि एक बहुत सीनियर व्यक्ति, लगभग कोई उम्र मुझे 40 साल की लगी होगी उसकी, पढ़ रहे हैं। तो आईएएस में क्या कि 32 वर्ष की एज है हाईएस्ट। एज मुझे ऐसे लगा, मैंने कहा यार एज में तो ज्यादा है, पूछूं कैसे इसको, मैं कहा आपके कितने अटेम्प्ट हुए, पूछना मुझे, ये मैं पूछूं कैसे, क्या पता अंग्रेजी में बोल देगा ये। काफी देर तक मैंने पूछा नहीं, पर मेरे खटकता रहा वो हर समय में, ये क्यों कर रहा है, यहाँ पे क्यों बैठा है, इसकी उम्र और भर्ती की उम्र मैच नहीं कर रही है। अब जब बैच पूरा होने लगा तो मेरे साथी थे, तो उनका तो क्या अच्छा था, सब एयरफोर्स वगैरह में रहे हुए थे, तो लाइफ स्टैंडर्ड भी अच्छा था। मैं क्यों वो भाई क्यों, मैं ये आदमी ने उम्र भर्ती की उम्र सेट नहीं है तो क्या पूछ ले, तो भाई साहब किसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो कि नहीं मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर लगा हुआ हूँ, तो यहाँ पे बस देखने आया हूँ, इतिहास पढ़ा रहे हैं ये, तो मुझे सीखने को मौका मिल रहा है, तो जहाँ सीखने को मौका मिल रहा है वहाँ पीछे बैठने में 4 महीने में क्या जाता है, 3 महीने का बैच है, ज्वाइन कर रहा हूँ, मुझे पता चलेगा कि दिल्ली के टीचर भी कैसे पढ़ाते हैं। बाकी मैं एवरेज हो गया हूँ 10 साल पहले ही। और ये बात जब ने सुनी ना तब लगा कि देखो लोग अपना सुधारने के लिए, अपने आप को स्किल्ड करने के लिए किसी भी बैच से बैठ जाते हैं। एक मुझे याद है कि अभी रिटायरमेंट होने वाले एक गुरुजी, 2014 में मैंने हिस्ट्री का बैच लिया, उसमें आके सबसे आगे बैठे, और उस समय उम्र, अभी रिटायर होने वाले हैं तो उम्र उनकी 50 वर्ष के आसपास थी। महिला होती है समझ में आ जाता है कि कोटे से हो सकती है, वो आदमी 50 साल के आसपास। मेरे तो कहना कि 50 साल के आदमी को पढ़ाने के लिए ना थोड़ी हिम्मत चाहिए, क्या पता कोई अनुभव की बात कर ले, अनुभव की बात कर ही सकते हैं। तो मैंने उनको क्लास में पूछ लिया, मैंने कहा आप क्यों कर रहे हो, तो कि मार मैं सेकंड ग्रेड लागोड़ हूँ, इतिहास आवे कौन डीपीसी होगी, हम फर्स्ट ग्रेड बन गयो, तो मैं कि 6 महीना थार कर पढ़ लूँ तो हमारे इतिहास ठीक हो जाएगी। टाबरों में पढ़ा ले आ रहा हूँ, 7 महीने तक रेगुलर कोचिंग आए, पूरा बैच अटेंड किया। आधुनिक भारत थोड़ा हमारा रह गया था, परीक्षा पहले हो गई,
मैंने कहा यार परीक्षा मार से आगे खिसक जावे तो हमारे आधुनिक भारतीय बढ़िया हो जावे। गोदारा थे, गोदारा मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा, यहीं आसपास घर है, अभी भी मिलते हैं कई बार। तो मैं कई बार कहता हूँ ना कि ये मेरे स्टूडेंट है, थारे स्टूडेंट थोड़ी है, ये स्टूडेंट है। वो खुद कह देते हैं कि मैं गुरु पढ़ा था इतिहास से। तो कहने का साफ मतलब ये होता है कि किसी भी जगह बैठो ना तो ये सोच के नहीं बैठना कि बस अब इतना ही करना है कि राजस्थान का एकीकरण कोर्स में तो सिर्फ एकीकरण ही पढ़ेंगे बस, इसके बाद की थोड़ी कहानी पढ़ेंगे तो नहीं ये जेड कौन कोई टैबलेट भी जी तो है कौन के भाई कोई वो साइड इफेक्ट कर देगी। अभी क्या हुआ, हिस्ट्री का मैंने फर्स्ट ग्रेड का कोर्स पढ़ाया तो उसमें कुछ पाठ हट गए, आरपीएससी ने हटा दिए। ब्रिटिश यूरोपियन कंपनियों का आगमन पाठ था वो पूरा हटा दिया, उसमें 14 क्लासेस थी मेरी। तो मैंने वो और ब्रिटिश कंपनी का रखा है इन्होंने, पुर्तगीज फ्रांसिस ये कंपनियां हटा दी। अब बच्चों के मैसेज आए सर वो पाठ तो हटा दिया है ना, अब उसका क्या करें, वो आपने वीडियो पढ़े उनको आप हटा दो ना। मैंने कहा भाई तेरे को पढ़ना तो पढ़ ले, नहीं तो पढ़ा है उसमें क्या नुकसान क्या है। इतने मैसेज आए, लास्ट में मैंने सहाई को कहा मैं सहाई ऐसे कर वो वीडियो हटा दे। क्यों, वो बच्चे के वो सिलेबस में नहीं तो हम पढ़ेंगे नहीं। अब इतिहास के लेक्चरर बनने जा रहे हो और अगर पुर्तगाल की कंपनी भारत में पहली वही आई थी, वास्को डी गामा ले आया वो पहला, और वो पढ़ना नहीं है आपको, आप लेक्चरर बनने जा रहे हो, सिलेबस में नहीं इसलिए नहीं पढ़ेंगे। और नेट में वो है, कॉलेज लेक्चर में वो है, वो 3 महीने बाद पढ़ेंगे, वो 3 महीने बाद फिर फीस देंगे 10,000 रुपए फिर पढ़ेंगे। अभी मैं फ्री दे रहा हूं पढ़ ले भाई। तो इस तरह से अपने को अडिग नहीं रहना कि नहीं मैं सीमाओं से बाहर नहीं जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं करना।